रोड सीएम की जिद्दी सेक्रेटरी पार्ट 12। वरदान के चेहरे पर जमी खून की बूंदें और उसकी फटी हुई शर्ट देखकर पूरे डाइनिंग हॉल में सन्नाटा पसर गया था। वर्तिका के हाथ में पकड़ा पनीर का टुकड़ा वहीं थम गया था। वरदान की आंखों में एक अजीब सा काला साया था, एक ऐसा जुनून जो वर्तिका ने पहले कभी नहीं देखा था। मम्मा, ये जंगली बिलोटे तो आज सच में किसी का कत्ल करके आ रहे हैं। कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं। वर्तिका ने बहुत धीरे से बुदबुदाया और डर के मारे अपनी कुर्सी छोड़कर झटके से खड़ी हो गई थी। वरदान ने आओ देखा न था। वर्तिका की बगल वाली चेयर खींचकर वहीं बैठ गया था। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं। उसने मेज पर रखी वर्तिका की प्लेट को देखा, जिसमें से अभी सिर्फ एक निवाला खाया गया था। नाश्ता करो, वरदान की आवाज़ में एक ठंडी सख्ती थी। वर्तिका ने घबराकर अपनी प्लेट की ओर देखा और फिर वरदान के डरावने चेहरे की तरफ। हमारा हो गया, हम कमरे में चले जाते हैं, उसने जल्दी जल्दी कहा, जैसे वहाँ एक सेकंड और रुकना भी मुश्किल हो। आई सेड फिनिश योर ब्रेकफास्ट। वरदान इस बार गुस्से में दहाड़ा। पूरे हॉल में मौजूद नौकर और परिवार के सदस्य सिहर गए थे। वर्तिका ने होठ भींचे और धीरे से बुदबुदाई, नहीं खाना हमें। और जैसे ही वे फिर से जाने को मुड़ी, तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से उतरते अभिज्ञान पर पड़ी, जिसके होंठ से अभी भी खून बह रहा था। वर्तिका की आंखों में अनजाने में ही एक चिंता और बेचैनी उभर आई थी। वरदान ने जैसे ही देखा कि वर्तिका की नज़रें उसके भाई पर टिकी हैं, उसके सब्र का बांध टूट गया था। उसने झटके से वर्तिका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचते हुए सीधे अपनी गोद में बैठा लिया था। वर्तिका हल्का सा चौंक गई थी। पूरा डाइनिंग हॉल जम गया था। सुलोचना जी की उंगलियां कप के हैंडल पर थम गई थीं। निर्मला जी की आंखें फैल गई थीं और अभिज्ञान की मुट्ठियां अपने आप भीज गई थीं। डाइनिंग हॉल में अजीब सा सन्नाटा था। सुलोचना जी ने अपनी चाय का कप धीरे से मेज पर रख दिया। निर्मला जी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थीं। उन्हें लग रहा था कि वे कोई सपना देख रही हैं और भाविका तो जल बनकर राख हो रही थी। वरदान सिंह शेखावत, जिन्होंने कभी किसी लड़की की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा था, अब अपनी बीवी को पूरे परिवार के सामने अपनी गोद में बैठाकर उसे निहार रहे थे। वरदान ने बिना किसी की परवाह किए एक हाथ से उसकी कमर थामी और दूसरे हाथ से उसकी प्लेट अपनी तरफ खींच ली थी। वह उसके कान के पास झुककर बेहद धीमी लेकिन खतरनाक अंदाज में बोला, चुपचाप नाश्ता करो, मैं नहीं चाहता कि हर रोज़ मुझ पर हमला हो। वर्तिका ने तुरंत ही उसकी तरफ घुरा। हमने जान के नहीं काटा था। उसने झुंझलाकर उसके कॉलर को थोड़ा हटाया, जैसे अपने बचाव में सबूत दे रही हो। और वैसे भी इतना गहरा निशान नहीं है। उसकी उंगलियां जैसे ही वरदान की गर्दन पर पड़े लाल नीले निशानों को छूकर हटीं, तभी सीढ़ियों से उतरते हुए अभिज्ञान की नज़र सीधी उस पर पड़ी। उसकी आंखें एक पल के लिए ठिठक गई थीं, फिर धीरे धीरे उन निशानों पर टिक गई थीं। उसके चेहरे पर हैरानी आई, फिर शक, और अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी थी। वाह, उसने हल्की हंसी के साथ तंज कसा, तो ये सब आपकी नज़दीकियों का सबूत है। उसकी आंखों में जलन और दर्द की एक लहर दौड़ गई थी, जिसे उसने अपनी भींची हुई मुट्ठियों में दबाने की कोशिश की। वर्तिका, जो अभी भी प्रधान की गोद में कैद थी, छटपटाते हुए बोली, छोड़िए हमें, हम पक्का कहते हैं कि अब से नहीं काटेंगे। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, वो पूरी गंभीर होकर बोली, और आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं, आपको रेबीज नहीं होगा, हमने चेक किया था ना उस दिन। उसकी इस मासूमियत भरी दलील पर पास खड़े अर्नब के मुंह से जूस की एक फुहार छूटते छूटते बची थी। घर के नौकरों ने अपनी गर्दन नीचे कर ली थी ताकि उनकी हंसी न दिख जाए। तभी सूर्य प्रताप जी की कड़कती आवाज़ गूंजी, जिसमें साफ तौर पर नाराज़गी थी। वरदान, यह सब क्या है? यहाँ तुम्हारे माता पिता और छोटे भाई भी मौजूद हैं, कम से कम मर्यादा का कुछ तो ख्याल करो। पूरा माहौल फिर से भारी हो गया था। एक पल के लिए जैसे सबको लगा अब वरदान पीछे हटेगा, लेकिन वरदान ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वो उसी तरह आराम से बैठा रहा। उसकी पकड़ वर्तिका की कमर पर और भी मजबूत हो गई थी, जैसे वह पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा हो। उसने प्लेट से एक बाइट उठाया और बहुत ही कैजुअली कहा, जिसको शर्म आ रही है आंखें बंद कर सकता है। पूरा हॉल चन्न हो गया था। वरदान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अगला वाक्य कहा, मेरी बीवी भूखी है, मैं उसे खाना खिला रहा हूँ। उसकी आवाज़ में ऐसी अथॉरिटी थी कि कोई एक शब्द भी नहीं बोल पाया था। अभिज्ञान की मुट्ठियाँ और कस गई थीं। सूर्य प्रताप जी ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। और इधर वर्तिका, जो वरदान की बाहों में घबराई हुई थी, उसके कान में फुसफुसाई, हम खुद खा सकते हैं, आप इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं? वरदान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, क्योंकि तुम खुद नहीं खा रही थी, तो अब खा रहे हैं ना? उसने जल्दी से कहा। लेट हो चुका है, वरदान ने सीधा जवाब दिया और बिना उसे कोई मौका दिए। वरदान ने बाइट उसके मुंह के पास लाकर रोक दिया था। मुंह खोलो। वर्तिका ने एक सेकंड के लिए पूरे हॉल को देखा। सबकी नजरें उन पर थीं। वरदान के हाथ में था निवाला वर्तिका की होठों के बेहद करीब था, लेकिन उसकी आंखों में तैरती मासूमियत अचानक एक कड़वाहट पर बदल गई थी। उसने अपना चेहरा झटके से दूसरी तरफ मोड़ा और वरदान का हाथ पीछे धकेल दिया था। नहीं खाना हमें आपके हाथ से। उसकी आवाज़ में इस बार डर नहीं बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट थी,
जिसने वरदान के चेहरे के सुकून को पल भर में उड़ा दिया था। क्या कहा तुमने? वरदान की आवाज़ खतरनाक रूप से शांत थी। वर्तिका ने इस बार थोड़ा जोर से कहा, नहीं खाना हमें आपके हाथ से। वरदान का जबड़ा गुस्से से कस गया था। भूल गए क्या अपनी कही बात को सीएम सर? उसके शब्दों में तंज था, डर था। वरदान की पकड़ उसकी कमर पर कस गई थी। मतलब? उसने धीरे से पूछा। वर्तिका ने वरदान की आंखों में सीधे देखते हुए नफरत से कहा, क्या पता आपकी गोद में बैठने के कितने पैसे ऐंठ लें हम। और वैसे भी हम जैसी लड़कियों को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना। पूरे डाइनिंग हॉल में जैसे सांसें थम गई थी। वरदान की पकड़ उसकी कमर पर थोड़ी ढीली हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर वर्तिका उसके गोद से चिटक कर खड़ी हो गई थी। आपको लगता है ना हम जैसी लड़कियां अपनी मासूमियत का जाल बिछाकर अमीर लड़कों को फांसती हैं? आखिर हम यही तो हैं आपकी नज़र में। ये जुमला वरदान के चेहरे पर किसी तमाचे की तरह पड़ा था। अभिज्ञान की आंखों में हैरानी थी और सूर्य प्रताप जी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वर्तिका ने अपनी नम आंखों को छुपाने के लिए पलक झपकाई और बिना पीछे मुड़े लिफ्ट की तरफ भाग गई थी। वर्तिका के वो तीखे शब्द वरदान के सीने में किसी खंजर की तरह उतरे थे। डाइनिंग हॉल की हवा जैसे जम गई थी। वरदान, जो अब तक सत्ता और रसूख का दूसरा नाम माना जाता था, अपनी ही पत्नी के सामने निरुत्तर खड़ा था। वर्तिका का पैसे हटने वाला तंज उसके रसूख पर सबसे करारी चोट थी। आज उसे एहसास हुआ कि उसके शब्दों के बाण वर्तिका के मासूम से दिल को किस हद तक घायल कर चुके हैं। बिना किसी और की परवाह किए वरदान ने लिफ्ट की तरफ दौड़ लगा दी थी। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिमाग उससे भी कहीं ज़्यादा भाग रहा था। क्या ज़रूरत थी इतना सब कहने की? उसने जबड़े भींचे। उसने जो कहा वो, पर अगले ही पल उसका गुस्सा फिर से उभर आया था, जो उसे अपनी गलती मानने से रोक रहा था। वरदान जैसे ही अपने कमरे की दहलीज पर पहुंचा, उसके पैरों की गति थम गई थी। उसका हाथ दरवाजे को धकेलने से पहले एक पल को रुक गया था, जैसे उसे डर हो कि जो अंदर दिखेगा वो उसे खुद से नज़रें मिलाने नहीं देगा। कमरे का दरवाज़ा हाथ खुला था और अंदर से आती सिसकियों ने उसके सीने में खंजर की तरह वार किया था। वर्तिका फर्श पर बेड के किनारे सिमटी बैठी थी। उसका चेहरा उसके घुटनों में छिपा था और उसके कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। वह तकिए को सीने से लगाए खुद ही बड़बड़ा रही थी। वह मासूम लड़की जिसे अभी कुछ देर पहले सबके सामने अपनी गोद में बिठाकर अपना हक जताया था, वह अब टूट कर रो रही थी। वरदान की अपनी सांसें भारी हो गई थी। उसके चेहरे पर लगा खून अब सूख कर काला पड़ चुका था, जो उसके भीतर की विभत्सता को और बढ़ा रहा था। उसने अपनी भारी और गर्म सांसों को बेकाबू करने की कोशिश की। वो चाहता तो उसे बाहों में भर लेता, लेकिन उसे पता था कि इस वक्त उसके छुअन से वर्तिका और भी सिहर जाएगी। वरदान दरवाजे पर ही कुछ पल के लिए ठिठक गया था। उसकी नज़र वर्तिका पर टिक गई थी, सिकड़ी हुई, टूटी हुई, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया झटके में छीन ली हो। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसके पास बढ़ा। वह उसके सामने झुका, उसका हाथ आगे बढ़ा। बस एक पल की दूरी थी। उसकी उंगलियां वर्तिका के कंधे को छूने ही वाली थीं, लेकिन अगले ही पल वरदान का हाथ हवा में ही रुक गया था। उसकी मुट्ठी धीरे धीरे भिज गई थी, जैसे उसने खुद को ज़बरदस्ती रोक लिया हो। उसकी आंखों में फनता गुस्सा और भीतर छुपा बेचैन डर दोनों एक साथ टकरा रहे थे। उसने होठ खोले जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द बदल गए थे। ये रोना बंद करो, उसने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। वर्तिका के कांपते कंधे एक पल को थमे, फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल आंसुओं से भरी थीं, लेकिन इस बार उनमें दर्द के साथ गुस्सा भी था। नहीं करेंगे। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, लेकिन जिद से भरी हुई थी। वरदान की भौहें सिकुड़ गई थीं। वर्तिका ने कांपते होठों से बोलना शुरू किया। पहले आपने हमें सचिवालय में बेइज्जत किया। उसके हाथ अनजाने में कांप रहे थे, जैसे हर शब्द के साथ वो उसी दिन में लौट रही हो। फिर 4 करोड़ भरने का नोटिस भेजा, जैसे हमारे घर पर नोट छापने की मशीन लगी हो। और जब हमने आपके 4 करोड़ चुकाने के लिए मिल्क पाउडर जी से शादी के लिए हाँ की, तो आपने बीच में आकर हमसे खुद ही शादी कर ली। ना हमारी विदाई हुई, ना मम्मी पापा और आस्था से मिलने दिया, सीधे उठा लाए। उसकी आंखों से आंसू फिर से बह निकले थे और अब सबके सामने ये काटने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। वरदान के जबड़े भिज गए थे, लेकिन वो चुप रहा। वर्तिका ने होंठ काटते हुए कहा, सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि हम भुक्कड़ हैं, रात को सोते में कचौरी समझकर आपको काटते हैं। उसने आंसू पोंछे, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? उसकी आवाज़ में अब सीधा सवाल था, दर्द से भरा हुआ। आपने हमें अपनी गोद में बिठाया, वो भी सबके सामने। वह कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी झुंझलाहट आई, और वो भी ऐसे जैसे जैसे हम कोई छोटे बच्चे हैं। उसने गुस्से में अपने आंसू पोंछे। आपको पता है, ऐसे पत्नी को सबके सामने गोद में नहीं बिठाते। अगर बैठाना ही था तो कमरे में बैठाते, सबके सामने तमाशा क्यों बनाया हमारा? प्रधान कुछ पल तक बस उसे देखता रह गया था। वर्तिका की बातें, उसका रोना, उसकी शिकायतें, और बीच बीच में वो मासूम बेतुकी सी बातें कचौरी समझकर काटते हैं उसके दिमाग में गूंज रही थी। एक पल के लिए वो सच में हैरान रह गया था। ये लड़की अभी अभी दुनिया के सामने टूट कर आई है और यहाँ खड़ी होकर ऐसे मासूम तरीके से अपनी इज्जत की बात कर रही है।
उसे खुद अंदाजा तक नहीं था कि वो क्या क्या बोल गई है। वरदान की आंखों में एक पल के लिए नरमी छलक आई थी। उसने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर दीवार पर पिन कर दिया था। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन पूरी तरह बेरहम नहीं, जैसे वो खुद को भी रोक रहा हो और उसे भी। उनके बीच की दूरी अब नाम भर की रह गई थी। वर्तिका की सांसें अटक गई थीं। वरदान के इस तरह करीब आने पर वर्तिका की धड़कनें तेज हो गई थीं। वरदान का चेहरा उसके बेहद करीब था। उसकी भारी सांसें वर्तिका के चेहरे से टकरा रही थीं। आई सेड स्टॉप क्राइंग। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। आई कांट टॉलरेट योर टीयर्स। वर्तिका एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू अब भी थे, लेकिन इस बार उनमें डर के साथ कुछ और भी था, एक अनकही हलचल जो उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। वरदान की पकड़ उसकी बाहों पर और कस गई थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या बोल रही थी अभी? उसने धीमे दबे हुए गुस्से में कहा। वर्तिका ने होंठ खोले, लेकिन आवाज़ नहीं निकली थी। वरदान थोड़ा और झुका, इतना कि उसकी आवाज़ अब सिर्फ वर्तिका तक ही पहुंच रही थी। सबके सामने गोद में बिठाया। उसकी आंखें गहरी हो गई थीं। तुम्हें बस ये दिक्कत है, या कमरे में क्यों नहीं बैठाया? इस बात पर तड़प रही हो? वर्तिका ने हैरानी से वरदान की ओर देखा। उसकी आंखों में जो डर था वो पल भर में गायब होकर शुद्ध गुस्से में बदल गया था। उसने पूरी ताकत लगाकर वरदान के सीने को धकेला, हालांकि वह टस से मस नहीं हुआ। ऐसी तो कोई बात नहीं। वर्तिका लगभग घबराते हुए तुनक कर बोली। आप कितने गंदे हैं। आपका दिमाग तो बस बस उसी दिशा में चलता है क्या? वरदान की एक भौं ऊपर उठी। कौन सी दिशा वर्तिका? मैंने तो बस वही दोहराया जो अभी अभी तुमने इतनी शिद्दत से कहा था कि कमरे में बैठा थे। हमारा मतलब वो नहीं था। उसने गुस्से में अपनी नाक सिकोड़ी और वरदान को उंगली दिखाते हुए कहा, और दूर हटिए हमसे। इतना पास आने की ज़रूरत नहीं है। आपके परफ्यूम से हमें छींकें आ रही हैं। वरदान ने एक कदम और आगे बढ़ाया, उसे फिर से दीवार और अपने बीच घेरते हुए। छींक आ रही है या धड़कन बढ़ रही है? उसने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा। धड़कन नहीं, सिर दर्द बढ़ रहा है हमारा, वर्तिका ने चिढ़ते हुए कहा। और सुनिए, अगली बार अगर आपने हमें ऐसे सबके सामने उठाया ना, तो हम सच में आपको काट लेंगे। और इस बार कचौरी समझकर नहीं, बल्कि करेला समझकर, क्योंकि आप कड़वे हैं, बिल्कुल कड़वे। वरदान को पहली बार लगा कि इस लड़की से जीतना नामुमकिन है। करेला? सच में? हाँ, क्योंकि आप हैं ही ऐसे। खुद तो खंबे की तरह खड़े रहते हैं और हमें छोटा बच्चा समझते हैं। जाइए यहाँ से, वो सुबकते हुए बोली। वर्तिका की सिसकियां अब थम चुकी थी, पर उसकी आंखों की लाली और भीगती पलकें वरदान के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। वरदान ने अपना हाथ धीरे से ऊपर उठाया। उसकी लंबी सख्त उंगलियों ने वर्तिका के कोमल गाल को छुआ। उसने बहुत ही नजाकत से अपनी अंगूठी से उसकी आंखों के नीचे ठहरे आंसुओं को पोंछा। उसकी श्वन में एक ऐसी गर्माहट थी जिसने वर्तिका के भीतर मचे तूफान को एक पल के लिए शांत कर दिया था। कपड़े चेंज कर लीजिए। वरदान की आवाज़ पहले से कहीं ज्यादा शांत और गहरी थी। हम आपको आपके घर ले चलते हैं। वर्तिका ने चौंक कर अपनी बड़ी बड़ी आंखें ऊपर उठाईं। उसे यकीन नहीं हुआ था कि जो इंसान उसे उठाकर लाया था वही अब उसे घर ले जाने की बात कर रहा है। वरदान की नजरों में अजीब सी कशमकश थी। उसने अपना चेहरा थोड़ा पीछे किया और खिड़की की ओर देखने लगा था, जैसे खुद से ही लड़ रहा हो। वो वरदान के शब्द अटक रहे थे। उसने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया था, कभी अपनी सफाई नहीं दी थी। हमने सचिवालय में जो कुछ भी कहा, हमारा इरादा बिल्कुल भी वैसा नहीं था। हम वो जो हुआ, उसने नजरें फेर ली थी, जैसे उसे कहने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे हों। हम गुस्से में थे, शायद ज्यादा बोल गए। ये कहते हुए वरदान के जबड़े खिंच गए थे। उसके लिए ये चंद शब्द कहना किसी पहाड़ को हिलाने जैसा था। वह वरदान सिंह शेखावत था, जिसने आज तक अपनी किसी गलती को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इस वक्त वर्तिका की मासूमियत और उसके बिखरे हुए वजूद ने उसे मजबूर कर दिया था। वर्तिका ने अपनी नाक सिकोड़ी और हथेली से बचे कुछ आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ देखा। वरदान की इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी उसकी मासूमियत कम नहीं हुई थी। उसने धीमी लेकिन डरी हुई आवाज में कहा, तो फिर सॉरी बोलिए। वरदान का सिर झटके से उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में दोबारा वही खतरनाक चमक लौट आई थी। सॉरी, वरदान सिंह शेखावत और सॉरी, ये शब्द उसकी डिक्शनरी में ही नहीं था। उसे लगा जैसे इस लड़की ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उसने एक कदम और वर्तिका की तरफ बढ़ाया, जिससे वह दोबारा दीवार से सट गई थी। वरदान ने झुककर सीधे उसकी आंखों में देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मायके जाना है या नहीं जाना? उसने लगभग उसे गुस्से से देखते हुए कहा। वरदान की उन गुस्से भरी नजरों ने वर्तिका को एक पल के लिए कंपा दिया था, लेकिन जैसे ही उसने मायके का नाम सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने तुरंत अपने होठों पर उंगली रख ली और मासूमियत से गर्दन हिलाकर हाँ कह दिया था। वरदान उसे एक आखिरी चेतावनी भरी नजर देकर झटके से पलटा और कैबिनेट की ओर बढ़ गया था, ताकि उसे कपड़े बदलने का मौका दे सके। लेकिन वर्तिका, जो अभी अभी रो रही थी, अब मन ही मन बुदबुदाने लगी थी। वह अपने कपड़े चेंज कर रहा था और यही वर्तिका के लिए अपनी भड़ास निकालने का सही मौका था।
उसने तिरछी नजरों से वरदान के चौड़े कंधों को देखा और मन ही मन बड़बड़ाने लगी। बड़े आए, मायके जाना है या नहीं? धमकी तो ऐसे देते हैं जैसे कोई सुल्तान हो। इन जंगली प्लौटे को ठीक से माफी मांगनी भी नहीं आती। ज्यादा बोल गए थे। ये कोई माफी है? इनके अंदर क्या हीटर लगा है? जब देखो तब गर्म तवे की तरह खोलते रहते हैं, जल के राख ना हो जाए किसी दिन। उसने गुस्से में अपने बिखरे बाल संवारे और अलमारी से एक साड़ी निकालने लगी थी। प्रभाजी ने उसे बताया था कि जब भी वो पगफेरे के लिए आए तो साड़ी पहन कर आए। वरदान एक फॉर्मल ब्लैक शर्ट पहन चुका था। वर्तिका ने उसे एक बार फिर घूर कर देखा। कमरे में इतना महंगा एसी लगा है, फिर भी इनके ऊपर के माले में कभी बर्फ नहीं जमती। हमेशा 100 डिग्री पर उबलते रहते हैं। सॉरी बोलने में इनकी शान में कौन सी गुस्ताखी हो जाती। अजीब इंसान है, शेर की खाल ओढ़कर घूमते हैं और दिल है कि पत्थर का बना रखा है। वर्तिका, वरदान की भारी आवाज कमरे में गूंजी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि वह खड़ी होकर बस उसे ही कोस रही है। 5 मिनट है तुम्हारे पास, वरना ये ऑफर कैंसिल समझो। जब देखो मेंढक की तरह टर टर करती रहती हो। वरदान की उस मेंढक वाली बात पर वर्तिका के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने साड़ी को बेड पर पटका और कमर पर हाथ रखकर तिरछी नजरों से वरदान की चौड़ी पीठ को घूरते हुए पलटवार किया। हम मेंढक की तरह टर टर करते हैं? वर्तिका ने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना ऊंचा करने की कोशिश की, जो उसकी घबराहट की वजह से थोड़ी कांप रही थी। हम तो बिल्कुल भी नहीं बोलते। हम तो बहुत कम बोलते हैं, बल्कि मम्मी तो कहती है कि हमारी आवाज घर में सुनाई नहीं देती। वरदान ने अभी भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन उसके चेहरे की सख्ती थोड़ी कम हो गई थी। सुनाई कैसे देगी? जब तुम बोलती हो तो सामने वाले के कान सुन हो जाते हैं। वरदान ने एक नजर घड़ी पर डाली और बोले, 4 मिनट 38 सेकंड, चॉइस तुम्हारी है। वर्तिका, जो वरदान को अच्छे से जानती थी, समझ गई थी कि 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो वह उसे उसके मम्मी पापा से मिलाने नहीं ले जाएगा। वर्तिका ने हड़बड़ाते हुए साड़ी उठाई और बोली, आपको बता दें, हम मेंढक नहीं हैं, मेंढक आप हैं। जब देखो बस गुस्से में टर्राते रहते हैं। वरदान सिंह शेखावत हूं मैं, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। कभी प्यार से बात करना तो सीखा ही नहीं आपने। वरदान इस बार झटके से उसकी तरफ मुड़ा। वर्तिका की सांसें हलक में ही अटक गई थी। वह डर के मारे एक कदम पीछे हुई, लेकिन उसकी जुबान नहीं रुकी थी। क्या 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 है? ऐसे आंखें मत दिखाइए, साड़ी पहननी नहीं आती हमें ठीक से, और आप कह रहे हैं 5 मिनट, ऊपर से मेंढक भी बोल रहे हैं। उसने अपनी नाक सिकोड़ते हुए मासूमियत से कहा। वरदान उसकी इस दलील पर एक पल के लिए निरुत्तर हो गया था। वह गुस्से से तमतमाया हुआ था, लेकिन इस लड़की की बेतुकी और मासूम बातें उसके सारे ईगो की धज्जियां उड़ा रही थीं। साड़ी पहननी नहीं आती तो सूट पहन लो, पर अगले 4 मिनट में तो मुझे तैयार मिलनी चाहिए। वरदान ने अपनी आवाज को सख्त बनाए रखने की कोशिश की, वरना मैं अकेले ही तुम्हारे मम्मी पापा के घर चला जाऊंगा और कह दूंगा कि तुम्हें यहाँ की एसी की हवा इतनी पसंद आ गई कि तुम आना ही नहीं चाहती थी। आप बहुत बुरे हैं, वर्तिका ने पैर पटकते हुए कहा, और साड़ी लेकर वॉशरूम की तरफ भाग गई थी। दरवाजा बंद करने से ठीक पहले उसने अपना सिर बाहर निकाला और बोली, और सुनिए, साड़ी पहनकर ही आऊंगी, माँ ने कहा था। बस देखिएगा आप, आपके ऊपर के माले की सारी गर्मी झटके में शांत हो जाएगी जब हमें साड़ी में देखेंगे। दरवाजा बंद हो गया था। बाहर खड़ा वरदान बस उस बंद दरवाजे को देखता रह गया था। उसकी होठों के कोनों पर एक दुर्लभ मुस्कान लगने लगी थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और खुद से बुदबुदाया, पागल लड़की। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और इस बार वह खुद भी नहीं समझ पाया कि वह मुस्कुरा क्यों रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने इस एहसास को झटक दिया था। सुबह के 9 बज चुके थे और वरदान ने जैसे ही अपना फोन हाथ में लिया, उसे अंदाजा था कि उसके इस्तीफे की खबर अब तक आग की तरह फैल चुकी होगी। उसे उस कुर्सी को छोड़ने का रत्ती भर भी अफसोस नहीं था, लेकिन जो स्क्रीन पर दिखा उसने उसके भीतर के ज्वालामुखी को सुलगा दिया था। उसके रेजिग्नेशन की न्यूज को एक बेहद गंदा और घटिया मोड़ देकर ब्रेकिंग न्यूज के रूप में परोसा जा रहा था। सीएम वरदान सिंह शेखावत की सेक्रेटरी के डार्क सीक्रेट्स, आखिर क्यों छोड़नी पड़ी सीएम को रातों रात अपनी कुर्सी। वरदान की नजरें अगली स्लाइड पर थमी रह गई थीं। उसकी सांसें भारी हो गई थीं और मुट्ठियां इतनी जोर से भिज गईं कि फोन की बॉडी चरमराने लगी थी। स्क्रीन पर जंगल की वो धुंधली तस्वीरें थी, वह घना साया और जलधारा। एक तस्वीर में वरदान ने वर्तिका को अपनी बाहों में कसकर जकड़ा हुआ था, उसे झोंक से बचाने के लिए, पर कैमरे की गंदी नजर ने उसे किसी और ही रंग में रंगा था। दूसरी फोटो में वर्तिका की आंखें बंद थीं और वरदान का चेहरा उसके बेहद करीब था। वरदान के हाथ में मौजूद फोन की स्क्रीन जैसे आग उगल रही थी। उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून अब खौलने लगा था। वह खतरनाक जुनून जो उसकी आंखों में उतरा था अब और भी गहरा और स्याह हो गया था। तभी स्क्रीन पर एक और नोटिफिकेशन चमका, एक और जहरीली सुर्खी फ्लैश हुई। सत्ता का मोह या सेक्रेटरी का जादू? आखिर क्यों सीएम ने किसी अनुभवी अधिकारी को दरकिनार कर एक कम उम्र की लड़की को स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया? क्या यह सिर्फ काम था
या कुछ और? वरदान के जबड़े इतने जोर से भिज गए थे कि उसके चेहरे की नसें उभर आई थीं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। उसने इन शब्दों को इतनी नफरत से दोहराया कि कमरे की हवा भी भारी हो गई थी। उसे पता था कि कॉन्ट्रैक्ट शब्द का इस्तेमाल यहाँ किस गंदे इरादे से किया जा रहा है। यह हमला सिर्फ उस पर नहीं, वर्तिका के चरित्र पर था। वे लोग उसकी मासूमियत को बाजार में नीलाम कर रहे थे, जिसकी रक्षा करने के लिए उसने अपनी पूरी सल्तनत दांव पर लगा दी थी। हर न्यूज एंकर वर्तिका के बारे में सिर्फ जहर उगल रहा था। जैसे जैसे वह न्यूज की सुर्खियां पढ़ रहा था, उसके चेहरे की नसें तनती जा रही थी। न्यूज एंकर की आवाज जैसे उसके कानों में हथौड़े मार रही थी। आज के नेता, जो सभी लोगों के लिए एक मिसाल थे, यानी राज्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले मुख्यमंत्री श्री वरदान सिंह शेखावत, कल तक उनकी यही तस्वीर हमारे सामने थी। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता। सचिवालय में उस लड़की को नौकरी पर रखने के साथ ही उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। लोग इस बात से हैरान हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री का एक कॉलेज जाने वाली लड़की के साथ अवैध संबंध है। क्या एक मिडिल क्लास फैमिली से अपने भाई का रिश्ता जोड़ना भी उनके निजी स्वार्थ का कोई हिस्सा था? अब देखना यह है कि वो इसका जवाब कैसे देंगे। वरदान के हाथ में मौजूद फोन की स्क्रीन पर पड़ी दरारें उसके भीतर के उबलते ज्वालामुखी का सबूत थी। न्यूज एंकर के एक एक शब्द उसकी रगों में जहर की तरह घुल रहे थे। अवैध संबंध, शक्तियों का दुरुपयोग, ये शब्द नहीं, वर्तिका की मासूमियत पर फेंके गए कीचड़ थे। वरदान की आंखों में एक ऐसा खतरनाक जुनून उतर आया था जो किसी भी वजूद को राख कर देने के लिए काफी था। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और वर्तिका की चूड़ियों की आवाज ने कमरे के भारी सन्नाटे को चीर दिया था। वर्तिका को शायद एहसास नहीं था कि वरदान अब तक कमरे में था। वरदान, जो गुस्से की आंच में तप रहा था, झटके से मुड़ा। उसकी आंखों में अभी भी वही सुर्ख लाल रंग था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, वर्तिका पर पड़ी, उसके बढ़ते हुए कदम वहीं थम गए थे। मजेंटा और रोज गोल्ड के मेल वाली वे मेटेलिक शिफॉन साड़ी वर्तिका के गोरे रंग पर किसी जादुई कोहरे की तरह लिपटी हुई थी। वह साड़ी कम और बिजली का तार ज्यादा लग रही थी, जिससे टकराकर वरदान का सारा गुस्सा एक पल के लिए सुन पड़ गया था। ये पल्लू रुक क्यों नहीं रहा? वर्तिका ने खुद से ही झुंझलाते हुए कहा। उसने जैसे ही पल्लू को कंधे पर टिकाने की कोशिश की, रेशमी कपड़ा उसकी चिकनी त्वचा से फिसलकर नीचे जा गिरा था। साड़ी है या कोई आफत? अम्मी ने तो 2 मिनट में लपेट ली थी और यहाँ ये नागिन की तरह हाथ से फिसली जा रही है। वर्तिका खुद से ही बड़बड़ाई। वरदान ने एक गहरी सांस ली और अपना थूक निकला। उसका गला सूख रहा था। अभी कुछ सेकंड पहले वह दुनिया को जला देने की सोच रहा था, लेकिन अब उसके सामने खड़ी वह लड़की उसे खुद की होश खोने पर मजबूर कर रही थी। वर्तिका ने फिर से पल्लू उठाया और उसे जमाने की कोशिश करने लगी थी। जैसे ही उसने पल्लू को खींचकर कंधे पर रखा, उसकी कमर का एक हिस्सा साड़ी की परतों से बाहर झांकने लगा था। वरदान की गहरी और सियाह नजरें वहां टिक गई थीं। कमरे का तापमान, जो एसी की वजह से 16 डिग्री पर था, वरदान को 100 डिग्री महसूस होने लगा था। उसकी सांसें भारी और असंतुलित होने लगी थीं। वरदान ने अपना फोन कसकर पकड़ा। स्क्रीन पर अभी भी वही घटिया खबरें चमक रही थीं, जो वर्तिका के चरित्र पर कीचड़ उछाल रही थीं। उसका खून खौल रहा था। जी चाह रहा था कि अभी जाकर उन न्यूज चैनलों के दफ्तर को राख कर दे, लेकिन सामने खड़ी इस लड़की की जद्दोजहद देखकर उसके हाथ की मुट्ठियां धीरे से खुल गई थीं। उसने एक गहरी सांस ली और भारी कदमों से उसकी ओर बढ़ा। आईने में वरदान का अक्स उभरते ही वर्तिका के हाथ वहीं जम गए थे। उसने पलट कर देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी घबराहट थी। अभी 5 मिनट पूरे नहीं हुए हैं, हम बस ये पल्लू सेट कर रहे हैं, उसने हकबकाते हुए कहा और फिर से उस फिसलते हुए कपड़े को संभालने की नाकाम कोशिश की। वरदान कुछ नहीं बोला। वह उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया था। वर्तिका को अपने पीछे उसकी गहरी सांसों की तपिश महसूस हो रही थी। वरदान ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और वर्तिका की उंगलियों से वो रेशमी पल्लू थाम लिया था। वर्तिका की सांसें जैसे थम गई थीं। उसकी पीठ वरदान के चौड़े सीने से लगभग छू रही थी। वरदान ने बड़ी नजाकत से पल्लू की प्लेट्स बनाई। उसके खुरदरे हाथ जब वर्तिका की मखमली कंधे के करीब आए, तो वर्तिका के शरीर में एक सिरन दौड़ गई थी। हिलना मत। वरदान की आवाज सख्त नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी गहराई थी। उसने पल्लू को सही जगह सेट किया और ड्रेसिंग टेबल पर रखी एक पिन उठाकर उसे फिक्स करने लगा था। वर्तिका आईने में वरदान को देख रही थी। वही इंसान जो अभी कुछ देर पहले दहाड़ रहा था, अब इतने ध्यान से उसकी साड़ी ठीक कर रहा था, जैसे कोई बेशकीमती चीज संभाल रहा हो। वरदान का ध्यान साड़ी से हटकर आईने में दिख रहे वर्तिका के मासूम चेहरे पर टिक गया था। उसकी वो सुर्ख लाल आंखें, जो दुनिया के लिए खौफ का सबब थीं, इस वक्त वर्तिका के लिए एक अनकही सुरक्षा की ढाल बन गई थी। हो गया, वरदान ने धीमी आवाज में कहा। वर्तिका झटके से पीछे हट गई थी, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ा पाती, वरदान का तपता हुआ हाथ उसके पीछे से
उसकी कमर पर आकर जम गया था। वर्तिका के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई थी। वह वहीं के वहीं जड़ हो गई थी। वरदान के हाथ की वह झुलसा देने वाली गर्मी उसके पेट की कोमल त्वचा पर किसी मोहर की तरह महसूस हो रही थी। वरदान ने उसे अपनी ओर खींचकर अपने चौड़े सीने से सटा लिया था। वरदान ने अपना चेहरा उसकी गर्दन के पास झुकाया। उसकी गर्म सांसें वर्तिका के कान के पास टकरा रही थीं। उसने अपनी आंखें मूंद लीं, जैसे वह बाहर की दुनिया के उस जहर को और अपने भीतर उठते इस तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। जब पहननी नहीं आती तो पहनी क्यों? वरदान की आवाज भारी और मर्दहोश कर देने वाली थी। उसमें एक अजीब सी अधिकारिता थी। वर्तिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वह सियार उठी और उसके हाथ की पकड़ से आजाद होने के लिए छटपटाई। छोड़िए हमें, हाथ हटाइए अपना। उसने घबराते हुए दूर हटने की कोशिश की, लेकिन वरदान की पकड़ और भी मजबूत हो गई थी। उसने उसे खुद में लगभग कैद कर लिया था। छोड़िए हमें, हमें याद नहीं रहा था कि आप भी इसी कमरे में होंगे, वरना हम। वर्तिका ने गुस्से और डर के मिले जुले एहसास में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वरदान ने उसकी बात काटते हुए उसे और भी करीब खींच लिया था। उसकी धड़कनें अब वर्तिका की पीठ पर महसूस हो रही थीं। याद नहीं था, वरदान ने फुसफुसाते हुए कहा। तो अब याद कर लो वर्तिका कि तुम कहाँ हो और किसके सामने खड़ी हो। आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं, वर्तिका ने कड़े स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी एक सिरन थी। एक पल को वरदान ठिठके कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने खुद को रोकना चाहा, मगर अगले ही पल वर्तिका को पलटकर उसे अपने चेहरे के करीब कर लिया था, जिसने वर्तिका की सांसें रोक दी थीं। वरदान का चेहरा उसकी गर्दन के और करीब आ गया था। उसके हाथ उसकी गर्दन पर धीरे धीरे रेंग रहे थे। उसने झुकते हुए गहरी आवाज में फुसफुसाया, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रही हो इस साड़ी में मेरे सामने आकर? वो धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगा था। और अब वरदान अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाया था कि कमरे का भारी दरवाजा एक झटके के साथ खुला और दीवार से जा टकराया था। वरदान! सुलोचना जी की चीखती हुई आवाज कमरे में गूंजी। उनका चेहरा गुस्से और सदमे से तमतमाया हुआ था। आवाज सुनते ही वर्तिका को जैसे करंट लगा हो। वे एक झटके में वरदान की पकड़ से छिटक कर दूर खड़ी हो गई थी। उसने हड़बड़ाहट में अपना गिरता हुआ पल्लू कंधे पर रखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और चेहरा शर्म से झुक गया था। वरदान भी सकपका गया था। उसने अपनी खाली हथेलियों को मुट्ठी में भींचा और खुद को संयत करते हुए मुड़ा। माँ, आप इस वक्त? वरदान ने अपनी आवाज को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन उसके माथे पर उभरी नसें उसके भीतर के उथल पुथल को बयां कर रही थीं। सुलोचना जी के हाथ में एक टैबलेट था, जिसकी स्क्रीन पर न्यूज चैनल की सुर्खियां तेजी से फ्लैश हो रही थीं। उन्होंने बिना कुछ कहे वह टैबलेट वरदान की छाती पर लगभग दे मारा था। ये सब क्या है वरदान? ये सब क्या तमाशा देख रही हूं मैं? सुलोचना जी की आवाज फटने को थी। तुमने इस्तीफा दिया? हमें लगा तुम थक चुके हो, पर न्यूज में ये सब तुम्हारे और वर्तिका के बारे में क्या घटिया बातें हो रही हैं। टैबलेट की स्क्रीन पर वही डार्क सीक्रेट्स और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाली सुर्खियां चल रही थीं। एंकर चिल्ला चिल्ला कर वरदान और वर्तिका की उन धुंधली तस्वीरों का विश्लेषण कर रहा था। वर्तिका, जो अब तक सिर्फ अपनी साड़ी और वरदान की नजदीकियों से परेशान थी, उन शब्दों को सुनकर पत्थर की बन गई थी। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। सुलोचना जी ने वर्तिका की ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा तो था, पर एक माँ की बेबसी भी थी। पूरा राज्य थू-थू कर रहा है। वे कह रहे हैं कि तुमने इस बच्ची का इस्तेमाल किया है। कुछ भी हो, पर तुम कुर्सी कैसे छोड़ सकते हो? सुलोचना जी ने चिल्लाकर कहा। वरदान ने टैबलेट पर एक नजर डाली। उसकी आंखों में फिर से वही खतरनाक जुनून लौट आया था, जिसने कमरे की हवा को बर्फीला बना दिया था। उसने टैबलेट को साइड टेबल पर इतनी जोर से पटका कि उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई थी। सुलोचना जी की नाराजगी और वर्तिका की सिसकियों के बीच वरदान की आवाज किसी लोहे जैसी सख्त थी। माँ! वरदान ने अपनी माँ की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा अधिकार था जिसने सुलोचना जी को भी एक पल के लिए खामोश कर दिया था। अगली बार से आपको मेरे कमरे में नॉक करके आना चाहिए। सुलोचना जी की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। वरदान, तुम मुझसे इस लहजे में? मैं अब मैरिड हूँ माँ। वरदान ने उनकी बात काटते हुए सपाट लहजे में याद दिलाते हुए कहा। यह कमरा अब सिर्फ मेरा नहीं है, मेरी पत्नी का भी है। यहाँ क्या हो रहा है और हम किस हाल में हैं, ये देखने का हक अब सिर्फ हमारा है। और अब जो भी इस रिश्ते पर उंगली उठाएगा, उसका अंजाम मैं खुद तय करूंगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आज आप लोग बहुत गुस्सा होने वाले हो, क्योंकि एपिसोड बहुत छोटा है। आज सुबह से मुझे माइग्रेन का दर्द हो रहा है,
जिस वजह से मैं स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। तो जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना ही एपिसोड रेडी कर अपलोड कर दिया। वैसे आपके लिए एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि इस कहानी का मुख्य विलन कौन होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और आज का पार्ट आपको कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।